नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्ग आईसीएस में। हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स के अंतर्गत अपनी आर्थिक समीक्षा जो कि बजट से पहले जारी होती है वो कवर कर रहे थे, और इसी के संदर्भ में हमने एक क्लास कर चुके हैं और आज की क्लास में हम उसे कंप्लीट करेंगे। एक अनाउंसमेंट ये भी है कि इन केस अगर थोड़ा लाइट का इशू चल रहा है आजकल, अगर लाइट चली जाती है तो मेरी आवाज़ बंद होगी और यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा। तो जैसे वीडियो अगर इन केस अगर ऐसा होता है तो आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा, क्लास वहीं तक रहेगी, उसके आगे जो फिर नेक्स्ट होगा मैं वहाँ से उसे कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, हालांकि मैंने ये भी पढ़ाया था, हम इनकी बात कर रहे थे। विकास दर, जो हमें मेन टॉपिक कवर करने थे, विकास दर हम कंप्लीट कर चुके थे, जीडीपी भी हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो है विभिन्न सेक्टर्स का योगदान। अब इसके अंतर्गत क्या था ये हम देखेंगे बेसिकली। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। यानी आप इसे ऐसे समझिएगा कि मैंने बताया कि हमारी जैसे जीडीपी या जीएसटीपी 346 करोड़ की हमने देखी थी, और स्थिर भाव पे बेस ईयर जो था वहां पर 213 करोड़ की देखी थी। ठीक है, अब ये कहता है कि जी विभिन्न सेक्टर्स का जो योगदान है वो किस प्रकार से है, ये हमें बेसिकली देखना है। ठीक है, यहां से आप इसे सिंपल टर्म में ऐसे समझें कि जैसे हमारी जीडीपी क्या है, 100% है, यानी इसे 100% आप मान के चलें। ठीक है, और इस 100% में आप यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, या प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनका योगदान जो हमारी जीएसडीपी में है, और इन क्षेत्रों का योगदान किस प्रकार से है और कितना योगदान करते हैं। अब ये क्या है, इनको भी थोड़ा समझ लेना ज्यादा जरूरी है। हालांकि जब हम करंट पढ़ रहे हो तो ये मान के चला जाता है कि ये चीजें आपको पता होगी। तो ध्यान रखना, जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें क्या आता है, बेसिकली कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र या कृषि से संबंधित क्षेत्र। मतलब कि आप ऐसा समझें, जो कि एज प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो कि प्राइमरी लेवल पर चीजें देखी जाती हैं, यानी रॉ मटेरियल के रूप में जो यूज होता है वो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है। यानी कृषि से संबंधित यदि हमें कोई आय प्राप्त होती है तो वो किस में जाएगी, प्राथमिक क्षेत्र में। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं क्या आता है हमारा, पशुधन, और इसी के अंतर्गत हमारा आ जाता है मत्स्य, और यहीं पर हमारा आ जाता है सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी, और इसी के अंतर्गत हमारा क्या आ जाता है, खनन व उत्खनन। ये कुछ पैरामीटर्स है जिनको जिससे संबंधित यदि कोई भी आय स्टेट या नेशनल स्तर पर प्राप्त होती है तो उससे संबंधित जो आय है वो किस में जाएगी, प्राथमिक क्षेत्र में। इसी तरीके से जो सेकेंडरी क्षेत्र है, सेकेंडरी क्षेत्र के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो यहां पर क्या होता है, निर्माण व विनिर्माण, विनिर्माण। ठीक है, इससे यानी आप ऐसे समझिए, जो भी फैक्ट्री में मटेरियल बनता है उससे संबंधित जो भी देश को या राज्य को आय होती है वो किस में होता है, सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, या ऑटोमोबाइल्स भी आप इसे कह सकते हैं, ऑटो मोबाइल्स। ठीक है, टर्सरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर को भी हम समझ लेंगे कि टर्सरी सेक्टर बेसिकली किसे कहा जाता है। टर्सरी सेक्टर में मूलतः
सेवाएं आती हैं, क्योंकि इससे भी कुछ योगदान हमारे जीडीपी में होता है। तो और सेवाएं किस प्रकार की, लोक सेवा हो सकती है या फिर कमर्शियल सेवा हो सकती है, रियल एस्टेट का काम हो सकता है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई यहीं कहीं पर योग करने के लिए गया और वहां से कुछ आय आई, तो वो किस में आएगी, सर्विस सेक्टर में जुड़ेगी। या मैं टीचिंग कर रहा हूं, इससे कोई मुझे आय प्राप्त होती है, तो वो किस में जाएगी, सर्विस सेक्टर में जाएगी। तो इस तरीके से ये तीन क्षेत्रक हैं जो जीडीपी या जीएसडीपी, मैंने बताया जीडीपी नेशनल लेवल पर और जीएसडीपी राज्य लेवल पर, जो जीएसडीपी में अपना योगदान करते हैं। ठीक है। अब जब हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर है इसका कितना है, सेकेंडरी सेक्टर है इसका कितना है, टर्सरी सेक्टर है इसका कितना है, तो जो प्राइमरी सेक्टर है वो 10% योगदान करता है, और जो ये है ये 46 करता है, और ये कितना करेगा, 44। इसे 46.5 कर लेंगे और इसे 43.5, और ये आपका आ जाएगा 100%। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 46 और 43, 89, 90, 100, हाँ ठीक है। ये 100% इस तरीके से हमारी जीएसडीपी हो जाती है। और हमने कितनी पढ़ी थी, प्रचलित भाव पर 346 करोड़ की। ठीक है, ये बात है। यहीं पर अगर हम नेशनल लेवल पर देखें, ये तो राज्य स्तर पर है, राज्य स्तर पर। अगर यहीं पर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें, राष्ट्रीय स्तर पर, तो जो प्राइमरी सेक्टर का जो योगदान है वो 20% है, सेकेंडरी सेक्टर जो है और टर्सरी जो सेक्टर है यहां पर लगभग 54% है। तो 54 और 20 कितना, 74, और ये कितना है, 26%। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके से योगदान रहता है। तो कभी सवाल बने बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, तो सेकंड पहले आएगा, देन थर्ड आएगा, और देन फर्स्ट आएगा। यहां पर फर्स्ट सबसे बाद में रहेगा और सबसे पहले क्या आ जाएगा, थर्ड। और ये कैसे आ जाएगा, ये कभी तुलनात्मक रूप से भी इस तरीके से भी आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग, यानी घटता क्रम या बढ़ता क्रम, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में भी दे सकता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट हमने देखा था आपका हाँ, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, प्रति व्यक्ति आय। ठीक, तो स्टेट में प्रति व्यक्ति आय की जब हम बात करते हैं, तो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है आपकी 2,60,000, 2.6 लाख। ध्यान रखना ये 2023-24 का डाटा है, और ये अनुमानित है, और ये अनुमानित है। अनुमानित का मतलब आप ऐसे समझिए कि अभी जो शोध है वो पूरा नहीं हुआ है, और अभी उसमें कुछ कमियां रह रही हैं, तो फिर भी लमसम मान लिया गया कि कितना है, 2,60,000 रुपए हैं। बट जो 2,30,000 यानी 2.3 लाख बोलेंगे हम, और ये क्या है हमारा 2022 और 23 का, ये क्या है, एक्चुअल है। ठीक है, ये फिक्स है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम राज्य की बात करें, सबसे ज्यादा पर कैपिटा, पीसीआई बोलते हैं इसे, पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा कहां की है, तो पहले नंबर पे आता है आपका हरिद्वार, दूसरे नंबर पे आता है आपका यूएस नगर, और तीसरे नंबर पर आता है आपका देहरादून। देहरादून, ठीक है। तो इस चीज को भी, पर कैपिटा इनकम को भी आपको ध्यान रखना। ये फिगर थोड़ा ध्यान रखना कि अगर राज्य की बात करें कि राज्य में पर कैपिटा इनकम कितनी है हमारी, तो 2,30,000 रुपए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा क्या क्या था। ये विभिन्न सेक्टर्स का योगदान देख लिया हमने। मौद्रिक स्थिति में, हाँ, वो इसी में ही कर लिया। मौद्रिक स्थिति की जब हम बात करते हैं
अब आता है मौद्रिक स्थिति। मौद्रिक स्थिति के अंतर्गत क्या है? मौद्रिक स्थिति बेसिकली आप समझिए कि मौद्रिक स्थिति की अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, मौद्रिक स्थिति, तो मौद्रिक स्थिति के बेसिकली जो बैंकिंग व्यवस्था है, बैंकिंग व्यवस्था है वो कैसी है हमारे यहाँ। तो जो शहरी क्षेत्र में है वो 26% जो आपकी शहरी क्षेत्रों में जो बैंकिंग व्यवस्था है वो कितनी है? 26%। और ग्रामीण में कितनी है? 54%। ठीक है। और इससे 26 और टोटल 80 हो गया, और 20% किस में आ जाएगी? अर्ध शहरी, अर्ध शहरी। ठीक है। मौद्रिक स्थिति का मतलब आप ये समझिए कि किस तरीके से वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन का मतलब ये होता है कि आपकी यानी एक आम आदमी की बैंकों तक पहुंच किस प्रकार की है, तो इसे वित्तीय समावेशी के रूप में जाना जाता है। या फिर बैंक की रीच लोगों तक कितनी है, इस प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था या मौद्रिक स्थिति को हम देखते हैं। और महंगाई हम बेसिकली राज्य स्तर पर नहीं, क्योंकि महंगाई भी आता है इसमें, बट फिर भी कैसे, सॉरी महंगाई नहीं आता, महंगाई को कैसे कंट्रोल करता है ये मौद्रिक स्थिति या मौद्रिक नीति का एक पैरामीटर होता है, उसका एक वर्क होता है, बट उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसके अंतर्गत बेसिकली ये सब चीजें आती हैं, मोटा माटी ये चीजें आप याद रखिएगा, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। दूसरा हमने देखा था उसमें वी वी पी, ये क्या है? विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसकी जो घोषणा थी 2022 और 23 के बजट में की गई थी। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या कहा गया था कि वीवीपी, इसके अंतर कहा यह गया था कुछ इस प्रकार से जो भारत है, और हमारा उत्तराखंड कहां पर आता है? ये आता है यहां पर। ठीक है। यानी जो भी हमारे चाइना के साथ बॉर्डरिंग स्टेट है या नेपाल के साथ बॉर्डरिंग स्टेट है, चाइना के साथ जो बॉर्डरिंग स्टेट है, उनका क्या किया जाएगा? उनको मूलभूत सुविधाओं से उनमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो एस्टेब्लिश की जाएंगी। अब इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि यहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, बट ये क्या है कि ये इकोनॉमिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी दोनों के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। जो हमारे सीमांत जो क्षेत्र हैं, तो वहां के गांव को क्या करना है? बेसिकली सरकार के द्वारा ये चाह रहे हैं कि वहां पर क्या हो कि आर्थिक स्थिति और प्लस जो रणनीतिक स्थिति है, यदि निकट भविष्य में या आने वाले टाइम में कोई भी ऐसी स्थिति बनती है जिसके कारण युद्ध की ऐसी कोई संभावना होती है, तो वो गांव क्या हो, काफी सशक्त हो, रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो, इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी हो, बैंकिंग व्यवस्था अच्छी हो, लोगों का जीवन रहन सहन अच्छा हो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं वहां पर मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाने के सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम। अब वैसे तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर इधर वाले स्टेट, फिर आपका हिमाचल आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है, फिर आपका ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वैसे तो ये भी सारे इसमें इंक्लूड है, बट फिर भी हमारे उत्तराखंड है, क्योंकि उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानना है, तो उत्तराखंड के अब तक 51 यानी 51 गांव क्या हैं? चयनित हो चुके हैं, चयनित हो चुके हैं। ठीक है। और हमारे कौन कौन से जिले हैं जो इसमें शामिल हैं? पिथौरागढ़, चमोली
और उत्तरकाशी। ठीक है, पिथौरागढ़ के 27 गांव हैं, चमोली के 14 गांव हैं और उत्तरकाशी के 10 गांव हैं। तो टोटल कितने हो गए? 51। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, इसी के साथ इन जो ये तीनों जिले हैं इनका स्थापना वर्ष कब है? 24 फरवरी 1960 को क्या हुए थे? ये तीनों जिलों का गठन हुआ था, या फिर ये तीनों जिले कब बने थे? 24 फरवरी 1960 को बने थे। ये बात तो हमारा क्या है कि वीवीपी भी हमने कवर कर लिया, और लास्ट टॉपिक हमारा क्या बचता है? एमपीआई। एमपीआई इसे क्या कहते हैं? बहु आयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही है कि एमपीआई, जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एमपीआई यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो इसे जारी कौन करता है? अलग संस्था करती है। ये इसी तरह के से यदि हम स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट के जो राज्य, अगर भारत जारी करता है तो उसे कौन जारी करता है? पहले इसे नीति आयोग, योजना आयोग जारी करता था, अब इसे नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैंने बताया कौन जारी करता है? यूएनडीपी प्लस ओपीएचआई। ठीक है, ऑक्सफोर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है एक, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यूएनडीपी का, आपको पता है, ये एक महत्वपूर्ण सूचकांक भी निकालता है जिसे एचडीआई कहते हैं। ठीक है, और एचडीआई में हमारी रैंक कितनी है? 130। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बात। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर मैंने बताया कौन जारी करता है? नीति आयोग। नीति आयोग ये क्या करता है? जो हमारे डिफरेंट स्टेट हैं, जो हमारे डिफरेंट राज्य या स्टेट हैं, इनके बीच में किस तरीके से इनमें बहुआयामी गरीबी सूचकांक की क्या स्थिति है, इसको जारी करता है। ठीक है, अब एमपीआई के कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं, इसको मैं एक अलग से क्लास में आपको बताऊंगा। हालांकि अगर थोड़ा टाइम बचा तो इस क्लास के बाद ही मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, ये लास्ट भी हो सकता है, इसके साथ कुछ देखना भी नहीं है, और हमारा इकोनॉमिक सर्वे लगभग पूरा हो जाएगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो कौन? नीति आयोग, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो कौन? यूएनडीपी। और एमपीआई कब से? अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें, थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि मैं बीच में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चला जा रहा हूं। और राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो पहले हम राष्ट्रीय स्तर की बात कर लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है कि किसके द्वारा जारी की गई है? एमपीआई, नीति आयोग के। ठीक है, और इसमें जो डेटा दिया गया है बेसिकली अगर आप देखेंगे कि दो 2016-17 में काउंटिंग हुई थी, और अब कब हुई है? 2019 से 21 के बीच की काउंटिंग है ये। ठीक है, तो यहां पर कितनी गरीबी थी? 17.6, और यहां पर कितनी है? 9.67। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि 2016-17 से इतना मामला घटा है। अगर हम घटाएं 17.60 और 9.67, 10 में से 7 गया 3, और 15 में से 6 गए 9, और 16 में से 9 गए 7, तो लगभग 7.93% की क्या आई है? कमी आई है। और वर्तमान में हमारे यहां जो एमपीआई है वो कितनी है?
9.67 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कितनी है? 9.67 है। अब एक बार मैं आपको इसको मैप के माध्यम से, साइट के माध्यम से भी दिखा देता हूं, आप समझने का प्रयास करना। उसमें हम हमारे राज्य की रैंक कितनी है वो भी पता लग जाएगा। अ, नीति आयोग एमपीआई, अच्छा एक सेकंड जरा, हाँ। अभी कुछ दिक्कत है शायद, कोई बात नहीं, हम इसे कवर कर लेंगे, मैं दिखाऊंगा अभी अगली क्लास में, तो उसे हम वहां से समझेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या है, एमपीआई की बात कर रहे थे, जो हम एमपीआई की बात कर रहे थे, ठीक है। और अब हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर हम देखें चीजों को, ठीक है, मैंने बात करी यूएनडीपी की, ठीक है। यूएनडीपी को आपको ध्यान रखना है, जो यूएनडीपी है वो महत्वपूर्ण दो सूचकांक निकालता है। एक क्या निकालता है, एमपीआई, एमपीआई, और एक निकालता है एचडीआई। एचडीआई को क्या कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें रैंक हमारी कितनी है, 130 है। और एमपीआई, ये सवाल ये नहीं, इसमें ये नहीं पूछा जाता कि रैंक कितनी है, सवाल पूछा जाता है कब से स्टार्ट हुई। तो ये कब से है, 2010 से। और सबसे पहले एमपीआई अगर हमारे यहां किसी ने निकालना स्टार्ट किया तो वो कौन सा स्टेट है, एमपी ही है, ठीक है। एमपी ने ही सबसे पहले मल्टी पावर्टी इंडेक्स जो है वो निकालना शुरू किया था। अब इसके क्या क्या पैरामीटर है, कौन इसमें आता है कौन नहीं आता है, उसे हम बाद में समझेंगे। एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक बच जाता है, पीएलएफएस। पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बेसिकली इसे कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पीएलएफएस का मतलब ये हुआ बेसिकली कि हमारे यहां रोजगार की स्थिति कैसी है, कि हमारे यहां रोजगार की स्थिति कैसी है, ठीक है। पीएलएफएस जो है आप ध्यान रखना,
मोसपाई हमारे यहाँ एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसी के अंतर्गत एनएसएसओ, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ को कहा जाता है। हालांकि अब ये एनएसओ हो गया है एनएसओ, कहीं एनएसओ मिल जाए, 2019 में हो गया था ये, तो घबराना नहीं है। एनएसएसओ ये बेसिकली इसके आंकड़े देता है कि हमारे यहाँ रोजगार की स्थिति कैसी है, उसके बारे में ये बात करता है, ठीक है। अगर हम राज्य की बात करें, अगर हम राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य की रोजगार दर, तो दो चीजें आती हैं, एक आती है शहरी क्षेत्र पर, शहरी क्षेत्र में, और दूसरी आती है ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। शहरी क्षेत्र में कैसी क्या स्थिति है और ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थिति है, इसको थोड़ा सा देखना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 4.4%, नहीं 4.4 नहीं, 4.9% अभी बेरोजगारी है, और शहरी क्षेत्र में 4.4% है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 4.4, ये थोड़ा चेंज हो गया, फिर से इसे इधर कर लेना, इसे इधर, यहां पर कितनी है 4 पॉइंट, वो पहले सही था इसका मतलब, और यहां पर कितनी है 4.6%। तो ये हमारे यहां कुछ बेरोजगारी की स्थिति है, ठीक है। पीएलएफएस के अंतर्गत ही आप देखते होंगे एलएफपीआर, एलएफपीआर, एलएफपीआर किसे कहते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। एलएफपीआर कहते हैं कि कितने व्यक्ति 15 से 59 साल के बीच काम करने के इच्छुक है प्लस सक्षम है। इस डेटा को या फिर इस परिभाषा को क्या कहा जाता है, एलएफपीआर। पीएलएफएस के अंतर्गत बेसिकली एलएफपीआर ही आता है, और एलएफपीआर के आधार पर ही फिर एम्प्लॉयमेंट रेट, दो तीन चीजें होती हैं। एलएफपीआर के अंतर्गत ही हम देखते हैं वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, WPR इसे बोलते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, और इसी के आता है एम्प्लॉयमेंट रेट, और इसी के अंतर्गत आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। ये सब जो डेटा है पीएलएफएस के अंतर्गत ही, एलएपीआर आप पढ़ोगे, डब्ल्यूपीआर पढ़ोगे, एम्प्लॉयमेंट रेट पढ़ोगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पढ़ोगे, तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, बेसिकली कंफ्यूज नहीं करना है। अगर कहीं भी आप करंट या कोई मैगजीन पढ़ते हैं, किसके अंतर्गत आता है आपका, इसी पीएलएफएस के अंतर्गत, और जो कि मंथली भी आता है, ईयरली भी आता है, 6 मंथ में भी आता है, और आपका त्रैमासिक भी आता है। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखनी है इस तरीके से, ठीक है। हमने देख लिया शहरी क्षेत्र में 4.9% है जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, और जो बेरोजगारी है वो यहां पर कितनी है 4.6, यानी 100 में से 4.5। आप इसे, अब आप समझने वाली बात होगी कि कैसे समझे। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर गांव में 100 लोग हैं तो उनमें से 4.6 लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी 96 को क्या मिला हुआ है, रोजगार मिला हुआ है। सरकार का कहना ये है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये संख्या कितनी है 3.4%, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास हम अपनी यहीं पर वाइंड अप करते हैं। लाइट ने साथ दिया, और क्लास आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे पूरा कीजिएगा, और अब क्लास आ ही रही हैं, कंटिन्यू ही आएंगी, कोशिश यही रहेगी। और हम एक एग्जाम सीरीज भी जल्द ही शुरू करने वाले हैं। इस तरीके से हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो कंप्लीट होता है। तो चीज़ें हमने अच्छी तरीके से देखी, उन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। थोड़ा वहाँ पर जो दिक्कत आई है
उसको थोड़ा स्किप कर देना, बट मैं उसे देखूंगा आज कि नेट क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहा था। फिर कल की जब हम क्लास शुरू करेंगे तो एमपीआई को मैं वहीं से दिखा के आपको आगे की क्लास को शुरुआत करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।